हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है आप लोगों का। 26 जनवरी से अनअकैडमी ने बहुत सारे बैचेस लॉन्च किए हैं। 100+ एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, और अनअकैडमी पर ऐसे बहुत सारी बैचेस लॉन्च होती रहती हैं। ये 26 वाला तो बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक तो रिवीजन बैचेस चल रहे हैं, तीनों ही मीडियम से रिवीजन बैचेस चल रहे हैं, और इसके अलावा आपका जो है 2022 के लिए, 2023 के लिए आपके जीएस के लिए बैचेस शुरू हो चुकी हैं, और फिर 2023 के लिए भी बैचेज हैं, और साथ साथ एनसीईआरटी बैच आप लोगों का पूरा जो है ये लॉन्च हो चुका है। तो आप सब लोग जो है, अगर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है तो ये बैचेज आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। तो ज्वाइन करने के कई तरीके हैं। आप जीएस का ले सकते हैं, कॉम्बो ले सकते हैं, और ऑप्शनल के साथ आ सकते हैं। अनअकैडमी पर प्लस है, आइकॉनिक है। तो ये जो प्लस है, प्लस की फ़ी आपकी 44,550 रुपये में 1 साल का है, 84,800 में 2 साल का, 81,000 में 3 साल का है। और उसी तरह आइकॉनिक लेते हैं तो आइकॉनिक 67,050 में 1 ईयर, 1,04,175 में 2 ईयर का है, 1,38,375 में 3 ईयर का है। तो आइकॉनिक के देखो अपने फ़ायदे हैं। आइकॉनिक पे आपको स्पेशल तरीके से गाइड किया जाता है, इसलिए आइकॉनिक थोड़ा सा आप लोगों को एक्सपेंसिव भी लगता होगा। तो ये देखो, ये 4-in-1 ऑफर तो अभी तक ये चल रहा है। ये प्रिंटेड नोट्स वाला आपका मेगा सब्सक्रिप्शन, आपका लोन फैसिलिटी, लोन अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आईडी प्रूफ आप दीजिए, 2 घंटे में लोन आपका हो जाएगा। आप, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में कोई भी है उसका हो जाता है। और बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ दीजिए। तो ये लोन फैसिलिटी जब से शुरू हुआ है अनअकैडमी पर, काफ़ी स्टूडेंट आ चुके हैं। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप लोग भी एक बार कोशिश कीजिए। तो ये आइकॉनिक के देखिए फ़ायदे हैं। ये पर्सनल गाइडेंस मिलता है, स्टडी प्लान किया जाता है, टेस्ट एनालिसिस की जाती है, स्टडी मटेरियल मिलता है आपको, और ये कॉम्बो कोर्स है हमारा। तो कॉम्बो कोर्स में भी आपका आइकॉनिक और प्लस दोनों है। आइकॉनिक के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। तो आइकॉनिक का 1 ईयर का 88,705 रुपये में, 2 ईयर का 1,31,510 रुपये में, और 3 साल का आपका 1,67,220 रुपये में। ईएमआई से पे कर सकते हैं सबका। 1 साल का 7,300 देना पड़ेगा, 2 साल का 5,480 रुपया देना पड़ेगा, 3 साल का 4,645। जितना बड़ा लेते हैं उतना आपका कम होता चला जाता है ईएमआई। और ये आपका प्लस का है। प्लस का 70,103 1 ईयर, 10% सब पे कम हो जाएगा रिंकू लाइव कोड के साथ। तो ये आपका 63,000 का पड़ेगा। 2 ईयर का 99,680 है, इस पर भी 10% कम हो जाएगा रिंकू लाइव कोड के साथ। 1,21,200 है रिंकू लाइव कोड के साथ, ये आपका 3,367 रुपये का पड़ता है। और ऑप्शनल आप लोगों का सोशियोलॉजी से कोई क्वेश्चन होगा तो आप ये पूछ लीजिएगा। 24,750 रुपये में सोशियोलॉजी का है। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री ऑप्शनल में पढ़ा रही हूँ, ऐसे अनअकैडमी पर सारे ही ऑप्शनल्स हैं। तो ये आपका 1 ईयर और 6 मंथ में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए आप 1 ईयर का ही लेना। और ये आप लोग का कॉम्बैट, ये तो आप लोग का फ्री है बिल्कुल। रिंकू लाइव कोड के साथ एनरोल्ड कर लीजिए अपने को। हर संडे होता है 11 बजे, और अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। और ये आपका राइज 5.0 अनअकैडमी पाथ फाइंडर पर आपका जीएस टेस्ट सीरीज चल रहा है। वर्ल्ड अफेयर यूपीएससी सीएससी पर आपका जो है ये आपका करेंट अफेयर चल रहा है। तो करेंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर, ये सब चैनल्स हैं। तो वर्ल्ड अफेयर्स यूपीएससी सीएससी पर रिंकू लाइव कोड जैसे ही लगाएंगे अनलॉक हो जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है और मेरा कोड। तो मेरे कोड के साथ आप आते हैं तो आप मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से मेरे ग्रुप में जुड़ते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, और आपको मेरा पूरा आपका मार्गदर्शन, आपका थ्रू आउट योर स्टडी प्रिपरेशन आपको मिलता रहेगा। आप लोग मेरे से हमेशा पूछते रहते हो, मैम नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को यही बताती हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है। तो वैसे तो मेरा मुख्य रूप से फोकस था कि मैं आपको हिस्ट्री का बताऊं, लेकिन आप ये तरीका सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए अपना सकते हो। तो इसमें आप कैसे कैसे बनाते हैं, कुल मैं 6 बिंदुओं पे बात करूंगी आपसे, सिर्फ 6 बिंदुओं पे बात करूंगी।
और फिर आप देखेंगे कि ये आपके लिए कितना मददगार हो सकता है, कितना हेल्पफुल हो सकता है एक इफेक्टिव नोट्स बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रेडीमेड मटेरियल से बचें। पहला पॉइंट क्या है? रेडीमेड मटेरियल से बचें। आप मार्केट में जाते हो, फला टॉपर्स का नोट्स, फला कोचिंग का नोट्स, इस आईएएस का नोट्स, उस आईएएस का नोट्स उठा लाते हो और फिर आप उसको रटना शुरू कर देते हो। तो इससे क्या होता है? आपको उस विषय की एक गहरी समझ नहीं होती। ठीक, आप किसी टॉपर का नोट्स उठा लाए, पर उसने नोट्स में अपने क्या डाले हैं? कीवर्ड्स। उसने अपने नोट्स में क्या डाले हैं? कीवर्ड्स। उस कीवर्ड को वही समझेगा जिसने उस किताब को पढ़ी है, क्योंकि उसका नोट्स क्या है? उस बुक का, उस चैप्टर का समरी है। तो आपने तो उस बुक को देखा ही नहीं, आप सिर्फ क्या पढ़ रहे हो? समरी। और आपको पता है कि आईएएस के एग्जाम में यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछती है। वो आपके ज्ञान का पता लगाती है, वो ये पता लगाती है कि आप कितनी गहराई में खड़े हैं, और वो गहराई आपके भीतर तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस बुक को नहीं पढ़ोगे। यानी जब तक किसी विषय की गहरी समझ नहीं होगी आप में, आप उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाओगे। जैसे मैं बहुत इजी क्वेश्चंस लेके आती हूँ, जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं लाती हूँ, तो जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आती हूँ तब तो आप लोग फटाफट आंसर करते हो, लेकिन जैसे मैं कुछ नया क्वेश्चन डालती हूँ जबकि वो उससे इजी है, फिर भी आप उसका आंसर नहीं दे पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने बहुत गहराई से मेरे उस क्लास को नहीं लिया हुआ होता है, या उस एनसीईआरटी को आप नहीं पढ़े होते हैं। तो आप ये रेडीमेड जो आप उठा के लाते हो इतना बड़ा जो है, और जो उसको रटना शुरू करते हो, इसकी वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता। तो इसका एक उपाय क्या है कि आप किताबों को पढ़ें। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो कुल मिला के कितनी किताबें हो जाएंगी? 10 भी नहीं होंगी। अगर जैसे देखो, अगर मैं 6 to 8 न्यू एनसीईआरटी की बात करती हूँ, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री 8th में 2-2 पार्ट हो जाता है, तो 4 वो किताब हो जाएगी, और बाकियों की जो एक। तो 6th में आपकी 2 किताब हो गई, पॉलिटी और उसकी ज्योग्राफी की, पॉलिटी ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की, मतलब 3 किताब 6th, 3 किताब 7th, 3 किताब 8th, और 2 एक और वॉल्यूम जो बढ़ जाता है। तो ये क्या, कुल 11 बुक्स यहाँ पर हो गई। और ऐसे ही जब आप 9th to 12th जाओगे तो आपका सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, ठीक है, ये 3 किताबें हो गई, तो 11 + 3। और फिर आप 9th और 10th को ना भूलें, तो 9th और 10th में जो समकालीन विश्व है, अर्जुन देव की, तो 2 किताब वो हो जाएगी। तो कितनी किताब हो गई है आपकी? तो ये हो गई आपकी जो है ये 14, 2, 16, मतलब 16-17 किताबें। तो अब ये जो किताबें हैं, तो क्या आप जो 6 to 8 जो बुक है वो बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने पहले से कभी इतिहास नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पहले से पढ़ा है वो तो ऐसे ही माइनस हो गया, तो 6 to 8 छोड़ दो। फिर तो सीधा शुरू किससे करोगे? 9th to 12th। तो 9th to 12th शुरू करोगे तो ये तो ऐसे ही माइनस हो गया। अब ये जो 4-5 किताबें आपकी बचेंगी, लगभग 5-6 किताबें, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने में के लिए मतलब मुझे लगता है कि 1 महीने का टाइम एनफ है। 1 महीने में आप इसको पढ़ भी जाओगे और नोट्स भी बना लोगे, अगर सीरियसली पढ़ोगे तो। और जो बिगिनर्स हैं जिनको 6 to 8 पढ़ना है, वो एक क्लास 6 की, एक एंशिएंट हिस्ट्री की जो बुक उठाएंगे 2 दिन से ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। 2 दिन में आपकी एक बुक खत्म होगी अगर पढ़ना चाहोगे तो। और 2 दिन में क्या, मतलब 2 दिन में इसको अगर आपने 2 घंटे दिया तो खत्म हो जाएगी ये बुक। इस बुक में दम ही नहीं है, सारे पिक्चर्स हैं बस। अब इन सारी किताबों को पढ़े बिना कोई चारा नहीं है, आप इसको पढ़ें, इसी से अपने नोट्स बनाएं, रेडीमेड मटेरियल ना लाएं, ठीक है। जैसे होता है ना कि आपको क्या होता है कि रेडीमेड मटेरियल ला रहे हो, सब कुछ एकदम पॉइंटेड दिख रहा है, आपको बहुत अट्रैक्ट करता है,
बहुत अट्रैक्ट करता है ये, लेकिन आपको वो अट्रैक्ट तो करता है लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता, ये चाइनीज माल होता है। ये जो देख सस्ता भी है, मेहनत कम है तो सस्ता है, देखने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसको यूज करना शुरू करोगे तो कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो चाइनीज माल मत लेके आओ, ठीक है। सेकंड, टॉपिक को पहले पूरी तरह समझें, टॉपिक को पहले पूरी तरह समझें। आपका नोट्स पूरे टॉपिक का 20 to 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप क्या करते हो, आप क्या करते हो कि जैसे आपने बुक लिया आपने, तो अब जैसे आपने मान लो कि गुप्ता पीरियड ही ले लिया, गुप्ता पीरियड ले लिया, गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल लिया आपने। अब उसके बाद संस्थापक श्री गुप्त, ठीक है, फिर आपने कहा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, पूरी वंशावली लिख डाली, इसने ये किया, इससे युद्ध हुआ, इसकी पत्नी का नाम ये, और ऐसे पूरा आप बनाना शुरू कर देते हो। और लिखते 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 कितने पन्ने का हो गया ये। कई बार तो ऐसा होता है कि 5-5, 7-7 पन्ने का आपने लिख डाला, तो वो किताब से कम कहाँ रहा आपके लिए, आपने पूरी किताब ही लिख डाली। और एक तो आप क्या करते हो, आप बुक खोल के बनाते हो, किताब आप खोल लेते हो, उसको जो है आप अंडरलाइन करते हो। पहली बार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पहली बार में ही आप अंडरलाइन करना शुरू कर देते हो। तो पहली बार में तो किसी भी बुक को अंडरलाइन मत करो, हाईलाइट मत करो। उस किताब को या उस टॉपिक को कम से कम 2 बार पढ़ो, कम से कम 2 बार। और दूसरी बार में ही कोई भी जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो दूसरी बार में ही आप अंडरलाइन करो, ताकि दूसरी बार में सिर्फ अंडरलाइन चीजों को आप पढ़ो। और जब उसका नोट्स बनाते हो तीसरी बार में, आप जब तीसरी बार में नोट्स बनाते हो तो जितने अंडरलाइन किए हैं सारे नहीं लिखने, सारे नहीं लिखने हैं आपको। आपका नोट्स किसी भी, मतलब आपका गुप्ता पीरियड का नोट्स आपका एक A4 शीट पर आ जाना चाहिए, एक A4 शीट पे। वैसे ही अगर आप एक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक लेते हैं, तो अगर मान लो आप गांधी ही लेते हैं, गांधी, तो एक शीट पे आपको गांधी के मतलब साउथ अफ्रीका से 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915, तब से लेकर के जितने उन्होंने लॉन्च किए वो सब एक पन्ने पे आ जाए। और अगर गांधी की फिलॉसफी लिखते हो तो आप फिलॉसफी पूरा आप लिखोगे। तो फिलॉसफी कैसे लिखोगे आप, बुक में देख के बिपिन चंद्रा में अंडरलाइन करके कॉपी करोगे? नहीं, कॉपी नहीं करना है, वो भी अपने लैंग्वेज में लिखना है, अपनी भाषा में। और जैसे ही अपने लैंग्वेज में अपनी भाषा में लिखना शुरू करोगे वो शॉर्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के किसी भी तरह से नोट्स आपके शब्दों में होना चाहिए, आपके शब्दों में, आपके इन योर ओन वर्ड्स। नोट्स छापना नहीं है, नोट्स बनाना है। और नोट्स कैसे बनाओगे, पहले टॉपिक को पढ़ोगे, समझोगे, और जो समझ लिया है उसका कीवर्ड बेस्ड बनाओ। जब कीवर्ड बेस्ड बनाओगे तो ये आपका किसी भी तरह से जो है 20% से 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर वो नोट्स नहीं रहा, फिर वो किताब बन जाएगा, पूरा का पूरा छाप गए तो। ठीक है, फिर क्या है, टॉपिक पर आए हुए, टॉपिक पर आपने 20% 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर नोट्स क्या बनाओगे आप, क्या लिखोगे उसमें? मैंने कहा कि 20% से 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 30% होना चाहिए। कोशिश करो कि 20% हो, 20% हो पूरे टॉपिक का, पूरे चैप्टर का। पर अब उस 20% में क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे? तो ये देखो क्या लिखोगे उस 20% में, क्या लिखोगे? तो देखो, जो लिखना है आपको, जो लिखना है, एक सेकेंड,
तो जो लिखना है वो टॉपिक, उस टॉपिक पे आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले पढ़ जाओ। जैसे मान लो जैसे ही आपने उठाया, तो आपने अगर उठाया ये, उस समय आपको पता है कि 1857 1857 की क्रांति से पहले, 1857 की क्रांति से पहले बहुत सारे विद्रोह हुए। कोल, रंपा, मोपला, सन्यासी, ये संथाल, बहुत सारे विद्रोह हुए, मुंडा। अब ये जो पूरे मतलब आप जब बुक उठाओगे तो आप देखोगे कि मतलब कम से कम मुझे लगता है 50 से ज़्यादा आपको ऐसे विद्रोह मिलेंगे। पूरा भरा बुक भरी हुई रहती है। तो आप किनको पढ़ोगे? क्या सारे सबको पढ़ना है, या 1857 की ही क्रांति लिया तो उस 1857 की क्रांति पे आता कैसा है प्रश्न, आता है भी कि नहीं आता है? तो पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखो, और प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने के बाद उस टॉपिक में आप एक चीज पहले ये समझ बनाओ कि यहाँ इस टॉपिक में इसी सेक्शन से प्रश्न आता है, बार बार आता है, बदल बदल के आता है, लेकिन बार बार इसी सेक्शन से आता है। तो फिर आप उसी पे बेस्ड वो नोट्स आप बनाओगे। ठीक है, उसी पर बेस्ड। तो नोट्स कैसे बनाओगे? ये फाइंड आउट करके कि इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, और इस पे सबसे ज्यादा, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं बनाना है किसी भी टॉपिक पर। समय मत बर्बाद करो अपना, स्मार्ट स्टडी करो। तो नोट्स भी आप स्मार्ट बनाओ। ठीक है, ताकि कल को आप सेलेक्ट हो जाओ तो आपके नोट्स से लोग पढ़ें। करेंट अफेयर पे भी आप इसको, करेंट अफेयर्स पे भी ऐसी अंडरलाइन कर सकते हो, आप ऐसी पढ़ सकते हो। करेंट अफेयर्स में भी आप ये देखो, करेंट अफेयर्स में आप देखो कि मतलब सबसे ज़्यादा, जैसे अभी इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट आपको पता चल जाता है। आपको पता है राजनीति पे नहीं आता प्रश्न, राजनीतिक गॉसिप पे प्रश्न नहीं आता है। तो जो पॉलिसीज हैं, जो आर्थिक तरक्की है, जो समाज के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप देखो कि मेंस में भी पूछा जाता है कि आपकी क्या राय है, और उसी तरह से आपसे जो है प्रीलिम्स में भी अगर ऐसा पूछा जाता है तो वो जो अखबार पढ़ते हो उसी को अंडरलाइन कर लो, और अखबार पे अंडरलाइन कर लिया, न्यूज़, फिर उसी खबर को आप टीवी पर सुनोगे। हाँ, फिर उस पे आपको आपकी कोचिंग से नोट्स मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगी, या फिर कहीं से आप एक मैगजीन लेते हो, तो वही खबर जब पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये तो छन के आ ही जाता है कि बेसिकली इस टॉपिक पे क्या मुझे याद रखना है, और फिर उसको अपने हाथ से लिख लो। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज, तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आप ऐसे ही करोगे। इसके बाद आता है नोट्स बनाओगे कैसा, पूरा ऐसे भर देते हो आप, कई पन्ने रंग गए। फिर आपकी बुक, आपके नोट्स में और उस बुक में क्या फर्क है, क्या फर्क रहा? तो मैं ये कहना चाहती हूं आपको कि कभी भी लीनियर नोट्स मत बनाओ। जैसे देखो, लीनियर नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपने बुक खोल दी। लीनियर नोट्स तो आप तभी बनाओगे, नहीं तो, क्योंकि कभी भी आप अगर खुद से नोट्स बनाओगे तो आप लीनियर नहीं बनाओगे। तो अब बुक खोल के देख के जो आप नोट्स बना रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। और आप पता है, आप कई बार आप फील करना कि आपने किताब खोल दिया है, अंडरलाइन कर दिया, उसको ऐसे छाप रहे हो और दिमाग में कोई और थॉट चल रहा है, दिमाग में उस समय पैरेलली कोई और थॉट चल रहा है। आप जो लिख रहे हो वो आपके दिमाग में भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो छाप रहे हो, देख रहे हो छाप रहे हो। और जैसे ही आप बुक को बंद कर देते हो, बुक को 2 बार पढ़ के, मैं क्या किया आपने याद रखना कैसे नोट्स बनाना है। तो जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हो, रेडीमेड मटेरियल नहीं यूज करना है। फिर जिस भी टॉपिक पे आप नोट्स बनाने जा रहे हो उस टॉपिक को 2 बार पढ़ो, तीसरी बार में उस पर लिखना शुरू करो पूरी तरह समझ के। और जब लिखना शुरू करते हो तो बुक बंद होना चाहिए। ठीक है, बुक को थोड़ा दूर रखो, पास रखोगे ना तो ऐसे झांकोगे, थोड़ा सा खोल के ऐसे झांकोगे, फिर बंद कर दोगे।
ये साइकोलॉजिकल होता है। बुक को दूर रख दो और फिर उसको नोट्स बनाना शुरू करो, फिर लिखना शुरू करो। और लिखोगे क्या, तो मैंने बताया कि उस पे पूरा एग्जैक्ट उस टॉपिक पे आपको आइडिया होना चाहिए कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, आपका सिलेबस क्या कहता है और इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं। और अब जब आप लिखना शुरू करोगे तो फिर लीनियर नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं बनाना है। ऐसे करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये पूरा भर जाएगा आपका, आपकी कॉपी भर जाएगी। कल को कोई इसमें मॉडिफिकेशन भी करना होगा आपको, जैसे कुछ और इम्पॉर्टेंट आपने पढ़ लिया तो कुछ और इसमें ऐड करना है, तो वहाँ जगह नहीं है ऐड करने का, क्योंकि आपने पूरा भर डाला है। और फिर इस लिखने में क्या होता है ना कि जैसे कैसे क्लास में, जैसे आप मान लो कि ऐसे, जैसे आप ऐसे पढ़ते हो, ऐसे मान लो कि अपनी टेबल चेयर पे, क्यों कहा जाता है पढ़ने के लिए, आप बेड पे ऐसे बैठ जाओगे रजाई ओढ़ के, ऐसे ऐसे नींद आ गई। अगर वही टेबल चेयर पे बैठ के एकदम अलर्ट होके आप पढ़ोगे तो फिर नींद नहीं आएगी। उसी तरह से लीनियर जब बनाते रहते हो तो बनाते बनाते थोड़ा एक लेथार्जिक सा एक वो आ जाता है। पर जब आप बुक बंद करके जब ऐसे बनाना शुरू करते हो, ऐसे खुद से लिखना शुरू करते हो, वो भी फ्लो चार्ट बनाकर, ठीक है, आप फ्लो चार्ट बना के मुख्य बिंदुओं पर, जब मुख्य बिंदु आपने ऐसे छांट लिया कि मुझे इस पे किस पे बनाना है, तो दिमाग अब आपका हुकिंग कर रहा है, ठीक है, अब दिमाग आपका वहां पे काम कर रहा है। तो जब दिमाग ऑपरेशनल होगा तो नींद भी नहीं आएगी, और आप दिमाग में पैरेलली कोई दूसरा थॉट नहीं चल रहा है, आपके दिमाग में अब वही टॉपिक चल रहा है कि मुझे क्या क्या। तो जैसे मान लो कि अभी अभी आपने अगर मैं बोलूं आपको, मौर्य पीरियड पढ़ लिया है, अभी आपने मौर्य पीरियड खत्म किया है, तो मौर्य पीरियड खत्म करते ही आपने किताब बंद करके रख दिया। अब आपने उसको 2 बार पढ़ने के बाद और तीसरी बार अंडरलाइन करने के बाद आपने ये समझा कि उस पे आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख चुके हो, 2 बार पढ़ भी चुके हो, तीसरी बार में अंडरलाइन भी कर चुके हो, तो अब आपको पता है कि मुझे किस पे मुख्य बिंदुएं कौन सी हैं। अब इस तीसरे चौथे स्टेज पे आपको पता चलेगा कि मुख्य बिंदुएं क्या हैं, मेन कीवर्ड्स क्या हैं। अब तो छठा बेसिकली यही है जो मैं वहीं पे करने लग गई थी कि आपके नोट्स, जैसे मैंने कहा कि मुख्य बिंदुओं पर आधारित होना चाहिए, तो मुख्य बिंदु आपने छांट लिया, पहले ही अपने दिमाग में बिंदु बना लिया, और फिर या तो आप स्पाइडर बनाओ, ठीक है, या तो आप स्पाइडर बनाओ ऐसे ऐसे, और या फिर आप फ्लो चार्ट की तरह बनाओ, ठीक है, फ्लो चार्ट की तरह बनाओ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। मुझे याद है जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो कभी कभी मुझे बच्चों की कॉपी पर जब मेरी निगाह जाती है तो मैं देखती हूँ कि वो सेम मेरी तरह अपने नोटबुक में बना रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ये स्टाइल इंटरेस्टिंग लगता है, शायद सेम बना रहे होते हैं। मैं बोर्ड पे ऐसे ही समझाती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, कोशिश करती हूँ कि आपको एक तरह से समरी भी मिल जाए एनसीईआरटी की, इसलिए मैं प्रॉपर लिख के अपने नोट्स बनाती हूँ, वो पीपीटीज बनाती हूँ कि प्रॉपर आपको पूरा समरी मिल जाए एनसीईआरटी का। तो मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, समरी देना एनसीईआरटी का, पर कीवर्ड्स उसमें छांट के नोट्स आप बनाओगे आप, ठीक है। कभी एक ऐसा कोर्स मैं शुरू कर सकती हूँ जिसमें मैं सब पे आपको कीवर्ड्स ही दे दूँ, पर ये कीवर्ड्स जो आप निकालोगे ना, पढ़ के जो आप निकालोगे, हाँ मैम ने ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया, मुख्य निकल के क्या आ रहा है, जब आप ये देखोगे तो फिर आप खुद कीवर्ड्स बनाने लग जाओगे, और फिर आप इस तरह से नोट्स भी बनाने। तो फ्लो चार्ट कुछ और नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से ये बनता है। जैसे मान लो कि अगर हम लेते हैं गांधी, तो अगर गांधी लेते हैं
तो यहां पे लिख दिया गांधी। तो गांधी में क्या इंपॉर्टेंट है? क्या उनके पिताजी का नाम करमचंद था, माता का नाम पुतलीबाई था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, तब यहाँ 2 अक्टूबर ऐसे मतलब उनका जन्म तिथि है, ये मृत्यु ये है, यहाँ पढ़ने गए थे लंदन, ये सब क्या ये सब आपसे पूछा जाएगा? किसका एग्जाम देने जा रहे हो आप? तो ये सब तो आपको ऐसे याद है, ये सब तो आपको ऐसे याद है। तो अब आपको याद, गांधी पे आपको पढ़ना क्या है? तो गांधी पे आपने एक तरफ आपने किया गांधी पर, कि इनको गांधी पे आपने कई बार जब पढ़ोगे तो आप क्या वो महसूस करोगे कि एक फेज गांधी का शुरू होता है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या किया? और दूसरा फेज शुरू होता है जब गांधी भारत आते हैं, भारत में, ठीक है। तो गांधी की वापसी भी यहां पर लिख सकते हैं, गांधी का भारत आगमन, गांधी का भारत आगमन। कब आए, आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया? फिर गांधी की फिलॉसफी तो खैर लिखने वाली चीज है, कीवर्ड नहीं डालेंगे आप। यहां पे डालो मुख्य उनके आंदोलन, मुख्य कार्य या कार्य डालो, कार्य डालोगे तो जितनी उन्होंने मैगजीन्स निकाले, जितनी किताबें लिखी वो भी डाल दोगे एक में, और एक में जितने उन्होंने आंदोलन यहाँ पर छेड़े वो सब यहाँ पे लिख दो। गांधीयन फिलॉसफी क्या है, सत्याग्रह क्या है? तो ये जो आप लिखोगे कि गांधी के सत्याग्रह के बारे में, गांधी दर्शन के बारे में, तो ये तो मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है। और ये आप ये भी वैसे ही लिखोगे, लेकिन उसको आप लिखोगे पूरा अपने थॉट में, अपने लैंग्वेज में, अपना कंक्लूजन में कि यहाँ तो गांधी जी ने गलत कर दिया, गांधी को असहयोग वापस नहीं लेना चाहिए था। तो आप यहाँ पर जज मत बनो, यहाँ जज नहीं बनना आपको कि नहीं लेना चाहिए था। आप सिंपल यही डालो अब तक जो आपने पढ़ा है कि गांधी जी ने इन परिस्थितियों में आंदोलन को वापस लिया, और इसके पहले गांधी जी का ये कहना था कि अगर मैं नहीं लेता तो हिंसा और भड़क सकती थी और अंग्रेजों को इस आंदोलन को दबाना और आगे और आंदोलन नहीं होने देते वो, तो इस आंदोलन को दबाना आसान होता और इस तरह के मतलब लोगों में एक गलत मैसेज जाता और फिर मुश्किल होता। तो ये सब मतलब आप सारा जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में लिख दीजिए। वो सिर्फ गांधीयन फिलॉसफी में ही नहीं करना है, या फिर सत्याग्रह में नहीं करना है, या सहयोग क्यों वापस लिया उसी में नहीं करना है। जो भी आप लिखोगे वहां अपनी राय आप मत दो। जो भी आप लिखते हो उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बता दो, मतलब जो भी उसका गुण है, जो दोष है, दोनों लिख के और आप मतलब छोड़ दो, एग्जामिनर पे छोड़ दो। बस आप अपना नॉलेज दिखा दो कि मैं जानता हूँ कि मतलब इसके मतलब अगर अकबर की धार्मिक नीति को कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित था, तो ये लोग कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित था और ये राजनीतिक फायदे उसको मिले, लेकिन अकबर का ये सुलह कुल उससे भीतर उसके आत्मा से निकले हुए शब्द लगते हैं। अकबर ने ऐसे विचार विमर्श किए, इबादत खाने का निर्माण वगैरह सब लिख दो। ऐसे ही आप कहते हो ना कि कंक्लूजन में क्या लिखें, तो कंक्लूजन में भी यही लिखना है आपको कि मतलब ये कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं अकबर ने ये कार्य किया, लेकिन अकबर का इतिहास में स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर को महान कहा जाता है उसके धार्मिक मतलब धर्मनिरपेक्ष अप्रोच के कारण, धर्मनिरपेक्ष स्वभाव के कारण। बस तो क्या समझे आप ये रिकॉर्डेड क्लास है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर अपनी राय लिखेंगे कि कितना समझ में आया ये नोट्स बनाने का तरीका, और अगर नहीं समझ में आया तो आपको क्या समझ में नहीं आया, तो फिर मैं आप लोगों को किसी और क्लास में, किसी दूसरे क्लास में और कोई बेहतर तरीका बताऊंगी। हालांकि यही बेहतर तरीका है,
इसी तरह से नोट्स बनता है। पहले भी जब आप लोग सेशंस के दौरान पूछते हो तो हर बार यही बात मैं आपको बताती हूँ। ठीक है।